अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है इट इज़ अबाउट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि विल स्टार्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस आफ्टर मिड्स, तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्ट को हमने ख़त्म किया। एक लेक्चर उसका हुआ था, बाकी उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूँगी बिकॉज नाउ वी डोंट हैव टाइम कि हम उसको पहले कवर करें एंड देन हम फिर इसको कवर करें बिकॉज हमारे पास अब टाइम अराउंड 4 वीक्स हैं, तो उसमें हमने मैक्सिमम कंपनीज ऑर्डिनेंस को ख़त्म करना है। दूसरी चीज़, हमने पार्टनरशिप एक्ट की भी एक ओरिएंटेशन ले ली है, उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो भी आप उसको देख सकते हैं एंड देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट एज़ वेल। एक ओवरव्यू ओरिएंटेशन होना देनी होती है आपको। ऑब्वियसली हर चीज़ को इतनी निटी-ग्रिटी से और इतनी डिटेल से तो नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते बिकॉज़ ईच एंड एवरी एक्ट और स्टैट्यूट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम कि आप उस पे रिफ्लेक्ट करें और फिर उसको एक्सप्लेन करें वन बाय वन। तो इसलिए हमने ओरिएंटेशन पार्टनरशिप एक्ट की भी ली, हमने ओरिएंटेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की भी ले ली और हमने कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ लिया। इसी तरह हमारा फोकस जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पे भी होगा। इसका एक वर्जन 2017 भी है, उसको भी हम देखेंगे एक लेक्चर में, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सेम है चीज़ें, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट विल ट्राई कि मैं इसको भी आपके सामने लेके आऊँ और इस पर भी हम बात करें, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को। तो एक या फिर हम ये भी कर लेंगे कि हम एक क्रिटिकल ओपिनियन लेने के लिए हम सर को फिर से एक दफ़ा इनवाइट कर लेंगे कि वो आएँ और हमें बताएं कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिफरेंसेस जो कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो ये हम बाय द टाइम देखेंगे कि किस तरह से हमारी पेस बनती है, तो फिर विल डिसाइड ऑन इट। तो हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 स्टार्ट करना है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में क्या क्या चीज़ें हैं उसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले तो एक बेस बिल्ड करनी है। वो देखते हैं ना, तमहीद बांधते हैं, एक प्रीएम्बल होता है स्टार्ट में, आपको थोड़ा सा उस पे उसके पेस पे लेके आना है, देन विल स्टार्ट टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। ये अ बिट एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा ड्राई है लेकिन इंटरेस्टिंग है और अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आता है, ऐसी कोई इतनी भी कोई मुश्किल चीज़ है इसमें नहीं है। तो हम आज का लेक्चर हमारा बेसिक होगा, सिंपल सा होगा। उसके अलावा एक और टॉपिक भी है, वो भी एसेंशियल, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े थे, इसी तरह इसके भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर देन विल मूव, हम जो उसके मेन टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन कवर करेंगे जितने हम मैक्सिमम कर सकें। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की सबसे पहले अभी आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है इसकी अबाउट कि ये कंपनी होती क्या है और ये कितनी टाइप्स की होती हैं। बेसिकली इस लेक्चर में आज हमने इन टाइप्स को कवर करना है और हमने ये देखना है कि ये टाइप्स होती किस किस तरह की हैं, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज हम यहाँ पे आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर कोई चीज़ रह जाती है या जो चीज़ इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाई वो फिर आप उसको देखेंगे। मैं जो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इसमें कवर्ड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कंपनी होती क्या है, कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो ये चीज़ याद रखने वाली है वो ये है, कंपनी इज अ कॉर्पोरेशन। इसका मतलब होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन। एक तो नेचुरल पर्सन होता है ना, जैसे कि मैं हूँ एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल पर्सन हूँ। एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसको लॉ के तहत क्रिएट किया गया है। तो कॉर्पोरेशन कंपनी को बोलते हैं लीगली अगर देखा जाए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको लॉ ने क्रिएट किया है इसलिए ये आर्टिफिशियल है। और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। अ ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरल पर्सन, मैंने जैसे भी बात की है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन। अगर आप, जैसे मैं कह रही हूँ ना, नेचुरल आर्टिफिशियल, तो नेचुरल का लीगल ऑपोजिट आप देखें तो लीगल पर्सन उसको कहेंगे। अ कंपनी दस हैज लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। लीगल पर्सन इसलिए कहा गया कि जब आपने उसे एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया, तो जिस तरह एक नेचुरल ह्यूमन की कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह कंपनी की भी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो जो उसको पूरी करनी होती हैं और जिसके बेसिस पे अपना वो जो बिजनेस है वो कंडक्ट करती है और जिस तरह से वो ऑपरेट करती है विद इन द कंट्री। ठीक है, एज अ कंपनी। और इसी हमारा जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, वो यही गाइड करता है, यही गाइडलाइंस देता है, यही डायरेक्टिव्स देता है कि किस तरह कंपनीज को ऑपरेट किया जाएगा। और ये एक कोड आपको ऑफ कंडक्ट बेसिकली प्रोवाइड किया गया है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की शक्ल में। ये बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जो 2017 का ऑर्डिनेंस है वो इसी की एक्सटेंशन है एक तरह से, बिल्कुल वो इतना मतलब मच सिमिलरिटी बट स्टिल जो डिफरेंसेस है विल सी इट इन द लेटर लेक्चर्स। अब देखें जी, नेक्स्ट स्लाइड में ये कहती है कि हाउ द कंपनी वर्क्स। अ कंपनी इज एसेंशियली एन आर्टिफिशियल पर्सन, आल्सो नोन एज अ कॉर्पोरेट पर्सनहुड भी कहते हैं। डिफरेंट लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, बात एक ही है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। व्हाई? बिकॉज law has created it and because it has the same rights and responsibilities as a natural person has. So this is the basic thing how company works. पहली चीज़ तो हमने बता दी कि ये इंडिविजुअल जो है ना, मतलब एक मेरी पर्सनल, जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी पर्सनल डीलिंग्स हैं उससे ये अलग है। अगर आप देखें बिजनेस में भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपने ड्राइंग से कॉन्सेप्ट देखा होगा, दे आर डिफरेंट। मतलब
बताने का मकसद उस इज नॉट दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, बट बताने का मकसद ये है कि बिजनेस में कंपनी अलग है। ऐसा नहीं है कि कंपनी मेरी है तो एक ही बात है, नहीं। कंपनी इज सेपरेट एंड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स who own or manage or support its operations. मेरे पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं, मेरे अपने जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं, दे आर डिफरेंट। जो कंपनी है उसकी जो प्रॉपर उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उसकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो सारा अखराजात हैं, दे आर उसकी जो ऑपरेशंस हैं, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो ओनरशिप है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि ये आपने याद रखना है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, व्हाई इट इज़ अ लीगल पर्सन, और क्या बिजनेस और जो इंडिविजुअल्स हैं बोथ आर द सेम थिंग या ये सेपरेट है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हमें इसका ध्यान रखना है। ये दिस इज द बेसिस ऑफ योर कंपनीज ऑर्डिनेंस। अभी हम बेसिस को डिस्कस करें, अभी हम फाउंडेशन बिल्ड करें, एंड देन वी लेटर ऑन विल मूव टुवर्ड्स द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। एकदम से जंप कर देने का जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे नुकसान ये होता है कि देन यू डोंट गेट द फ्लो, आप उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इंटरलाइज करने में इंफॉर्मेशन यू गेट डिफिकल्टी। सो इसलिए हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता बेसिस से स्टार्ट करें, बेसिक चीज़ें हम इसकी पढ़ेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। फिर देखो नेक्स्ट बात इसमें क्या बताया उसने कि कंपनीज आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, दो सम मे बी स्ट्रक्चर्ड एज नॉन प्रॉफिट चैरिटीज। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस में जब बिजनेस की बात होती है तो ये एक चीज़ समझी जाती है कि बिजनेस का एक ही पर्पज़ है, वो है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन यहाँ हमें ये बात पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि उसका पर्पज़ उस बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना ही हो। बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो नॉन प्रॉफिट चैरिटीज़ के लिए भी स्ट्रक्चर की जा सकती है। A company has many of the same legal rights and responsibilities as a person does, यानी कि एक इंसान की तरह, एक नेचुरल ह्यूमन की तरह उसकी भी लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्योंकि कंपनी भी मतलब अगर देखो जैसे मोबिलिंक ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो किसी इंडिविजुअल के नाम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कंपनी कोई बनाई है तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ, कंपनी में मैं रहूँ या ना रहूँ, कंपनी विल रिमेन एग्जिस्ट। तो ये बेसिक इसका पर्पज़ है बताने का। कंपनी को इंडिविजुअल से अलग करने का पर्पज़ ये है कि कंपनी जो है वो एक गोइंग कंसर्न रहे, इंसान रहे या ना रहे, कंपनी जो है इज अ गोइंग कंसर्न। तो कंपनी की भी लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे कि इंसान की हैं। इसी तरह जैसे ह्यूमन बीइंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफरेंट सिनेरियोज देखे, और हमने ये देखा कि किस तरह से वो टैक्सेस पे करते हैं, किस तरह से वो एसेट्स एक्वायर करते हैं, किस तरह से वो HR मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से वो फंड्स मैनेजमेंट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। यही चीज़ जो है वो कंपनीज करी होती हैं। तो कंपनी में आज एक डायरेक्टर है, कल दूसरा डायरेक्टर, इट डजेंट मैटर, कंपनी कर रही है ये काम। ये जो काम करने वाले लोग हैं ये कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर स्टडीइंग और टॉकिंग अबाउट द कंपनीज ऑर्डिनेंस। फिर ये चीज़ हमने ये बेसिकली इसको ऐड करने का पर्पज़ ये था कि हमें जो बेसिक डिफरेंस है, वैसे तो पार्टनरशिप आप लोगों ने इस ओरिएंटेशन में भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड की होगी होपफुली, जितना उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया। बेसिक पर्पज़ यहाँ पे बताने का ये था कि पार्टनरशिप और कंपनी में फ़र्क है। पार्टनर्स में कुछ लोग, एक ख़ास तादाद है जो लोगों की जो जिसको परमिट करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो मिलके एग्री करते हैं और एक पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते हैं, और वो फिर अपनी जो भी उनकी कंपोजिशन है उसके मुताबिक वो फिर प्रॉफिट शेयर करते हैं और बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। तो वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाते, वो पार्टनर्स की, हर पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। पार्टनर पे डिपेंड करा, बिजनेस इज डिपेंडिंग ऑन द पार्टनर्स। Here business in the company, business is not depending on the partners but on the company. We say that company has a legal entity, company is a separate legal entity from its owner. तो ये बात जो है वो बिल्कुल की पॉइंट है इस कंपनी का। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का हिस्सा, इसमें तो वन मैन आर्मी होती है, कंपनीज भी होती हैं वन मैन, लेकिन स्टिल जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें और कंपनी वन मैन कंपनी में फ़र्क यही है कि यहाँ पे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सोल। सोल प्रोप्राइटर है तो बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो ये बेसिक सी बात है, ये लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। इट सिंपली रेफर्स टू अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस एंड इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेथ, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज कंपनी में अगर मैं हूँ और मैंने मतलब कंपनी ने कर्जा लिया है, तो ऑब्वियसली काम तो हम कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल्स ही काम करेंगे, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे। अगर वो इंडिविजुअल या CFO वहाँ पे रहता है या नहीं रहता, तो अगला आने वाला CFO इज रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द डेट्स। तो ये बेसिक सी बात है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी जिम्मेदारी और पार्टनरशिप में सारी जिम्मेदारी जो है वो पार्टनर्स की होती है, या सोल प्रोप्राइटर में सोल प्रोप्राइटर की होती है।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेने चाहिए कि कॉर्पोरेशन क्या होता है, फंड क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है। ये टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, हमें इनका ये फ्रीक्वेंट यूज़ में है, हम लोगों को इनका मतलब और इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन अ लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड प्रोवाइड्स द सेम राइट्स एंड ये वही बात जो हमने पीछे कॉर्पोरेशन की पहली स्लाइड में डिस्कस की, सेम वही चीज़ आपको बताएंगे। इन कॉन्ट्रेरी टू दैट कॉर्पोरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो फंड है वो क्या होता है, इसमें जैसे डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना कैपिटल पूल करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप देखें, म्यूचुअल फंड भी कैपिटल है, ये भी फंड है, तो उसमें भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के, वो जो उनको सूटेबल होता है फंड उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, पूल करते हैं, और फिर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को। ट्रस्ट क्या होता है, एक फिड्यूशियरी एग्रीमेंट। फिड्यूशियरी क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी का मतलब होता है ऐसा ताल्लुक जो कि कॉन्फिडेंस ट्रस्ट पे बेस्ड हो, ट्रस्ट की बेसिस पे जो आपका रिलेशनशिप, जैसे कस्टमर और जो है वो बैंकर का रिलेशनशिप, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप में भी कह सकते हैं। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि ट्रस्ट की बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो फिड्यूशियरी अरेंजमेंट की बात हो रही है वो ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें थर्ड पार्टी जो है, मतलब आप अपने पैसे किसी को दे देते हैं और आप उसे कहते हैं कि तुम जो है बेनिफिशियरीज को एंटरटेन करो और उनको डील करो, उनको मैनेज करो और ये सारा निज़ाम चलाओ। तो ये बेसिकली ट्रस्ट की बात है। तो ये कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि मिलते जुलते होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए एज अ बिजनेस स्टूडेंट कि व्हाट ऑल दीज टर्म्स मीन, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब यहाँ से जनाब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, जो हमने आज इसको कवर करना है और इसको हर चीज़ को वन बाय वन एक्सप्लोर करना है और देखना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं, आपको ऑप्शन दिए अवेलेबल होते हैं आप किस किस्म की कंपनीज को, कुछ कंपनी के ऐसी आपको नजर आएंगी यहाँ पे जो कि शायद अभी एग्जिस्ट ना करती हों, लेकिन मैंने इसलिए इसको इसमें इंक्लूड कर लिया ताकि इस पर भी इधर बात हो जाए कि इस किस्म की भी एग्जिस्टेंस मौजूद थी कंपनी में। तो वो बाय द टाइम ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें फिर ऑब्सोलीट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें फिर बाय द टाइम ऐड होती जाती हैं, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और जिस तरह नए नई डायमेंशंस और कॉम्प्लिकेशंस बिजनेस में आ रही हैं, तो डिफरेंट टाइप्स इवॉल्व भी होती हैं, और जो कुछ पुरानी हैं जो कि अब नहीं एप्लीकेबल वो ख़त्म भी होती जाती हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस के क्या सिनेरियो हो रहा होता है। तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है, इसको हम आगे वन बाय वन डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे, कुछ इसमें चीज़ें मज़ीद ऐड भी होंगी, तो वो हम साथ साथ फिर देखते हैं कि क्या आगे डिस्कशन है। सबसे पहले टाइप्स पे जाने से पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि कंपनीज ऑर्डिनेंस का की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बनाया क्यों गया है, इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या उसके बगैर कंपनीज नहीं चल सकती थी, क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या क्या सिर्फ कोई एक SCCP रेगुलेटर का ही होना काफ़ी नहीं था। तो बात यह है कि SOPs बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है एक यूनिफॉर्मिटी पैदा की जाए, ताकि सारे लोग एक ही, अगर एक रूल बनेगा तो वो सारे लोग एक ही रूल फॉलो करेंगे, अदरवाइज फिर जंगल का कानून होगा और हर कोई अपनी अपनी बात करेगा और अपनी अपनी बात को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। तो बेसिक पर्पस तो ये है, एक SOP बनाने का, एक डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने का, एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट बनाने का पर्पस ये है कि एक डॉक्यूमेंट भी है, आपके पास एक स्टैंडर्ड रूल है, फॉर्मूला है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है और बैक्ड बाय द रेगुलेटर है, कि रेगुलेटर उसको मेक श्योर करता है कि उसे इम्प्लीमेंट कराए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, अब जैसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कंपनीज ऑर्डिनेंस जो भी आप पढ़ रहे हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका जो हुई फॉर्मली डिस्कस हुई हुई है चीज़ें, तो हम फॉर्मल बात कर लेते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, कि स्कैटर्ड चीज़ें ना हों, कि कब क्या कन्फ्यूजन हो जाती है ना, समझ में नहीं आती कि क्या फॉलो करें और क्या ना करें, कौन सी चीज़ अभी करनी चाहिए फॉलो या नहीं करनी, कौन सा, ऐसा ना हो कि आप एक जो है वो एस्पेक्ट को देख रहे हैं और दूसरा एस्पेक्ट आप इग्नोर कर दें तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लग जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो इस किस्म की जो सेवरल एनेक्टमेंट्स, छोटी छोटी जो एनेक्टमेंट्स और डिफरेंट पॉइंट्स को केटर करने के लिए जो एनेक्टमेंट्स बनाई गई थी, उनको रिपील कर दिया गया, रिपील मतलब कैंसिल कर दिया गया, और एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें सारे नेसेसरी लॉज जो कि कंपनी से रिलेटेड थे, सारे अहम मामला जो कंपनी से रिलेटेड थे, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस था पुराना 1972 का, एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस था 1969 का, इन सब को ख़त्म कर दिया और एक 1984 का ऑर्डिनेंस बना दिया। फिर दूसरी चीज़ ये है इंश्योरिंग हेल्दी ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। इससे क्या मतलब है, इंश्योरिंग हेल्दी ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि जब स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना, तो वो जैसे मैंने अभी बात की ना जंगल का कानून, कि हर कोई अपनी अपनी बात करे, अपने बेनिफिट को, अपने मफाद को उन्होंने सबसे सुप्रीम वो देते हैं जगह, तो उस चीज़ से बचत हो जाती है।
तो ये जो है वो आपको जो एनवायरनमेंट है ना, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो फिर एक हेल्दी ग्रोथ, एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है। और जो है, जब लेट्स सपोज एक कॉर्पोरेशन ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं या जो सिचुएशन फेस किए हैं, वो बाकी आने वालों को फेस नहीं करनी पड़ती, सिस्टम एक स्मूथ हो जाता है। तो जो स्टार्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना रहे होते हैं, उनको तो शायद में भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े, लेकिन जो बाद में चीज़ें होती हैं वो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल होती हैं, और सब चीज़ लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड करते हैं और उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रेड टेपिज़्म है ना, कि जो हर्डल्स आ रही होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। मतलब आप कि आपने अगर कंपनी खोलनी है, तो आपको ये चेक आप मार्क करते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड यू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यू गो टू द रेगुलेटर एंड यू रजिस्टर योर कंपनी। तो ये सारी की सारी बात होती है कि सिस्टम स्मूथ हो जाता है, हेल्दी ग्रोथ होती है, डाइवर्स नेचर ऑफ एंटिटीज़ आपकी ऑपरेट कर सकती हैं विद इन द सेम एनवायरनमेंट, बिकॉज़ उन्हें पता होता है ना कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने किस तरह से ऑपरेट करना है, और कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और करने के लिए क्या करना चाहिए, किससे आप पूछेंगे, किससे मदद माँगेंगे, कौन आपको बताएगा, तो ये चीज़ें आपको फिर आपको हर्डल्स क्रिएट करती हैं आपकी स्मूथ फंक्शनिंग में। तो जब ये स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस हुए, तो इसका एक पर्पज़ ये भी था इनको इंट्रोड्यूस करने का, कि एक हेल्दी ग्रोथ जो एनवायरनमेंट है उसको इंश्योर किया जाए, और ताकि बिज़नेस का जो ग्रोथ है मुल्क में, जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनको फ़रोग़ दिया जाए। तो ये बेसिक सी बात है इसमें। फिर एक इसका पर्पज़ क्या था कंपनीज़ ऑर्डिनेंस को बनाने का? एक पर्पज़ ये था कि प्रोटेक्शन की जाए इन्वेस्टर्स की और क्रेडिटर्स की। प्रोटेक्शन कैसे की जाए ताकि इससे साली ना हो, ना इन्वेस्टर्स का कोई नुकसान हो, ना क्रेडिटर्स का कोई नुकसान हो। अगर आप कंपनीज़ ऑर्डिनेंस को देखें, और जो टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस हैं, और जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, और जो उसकी गाइडलाइंस हैं जो बताई गई हैं, उससे आप उसमें अगर लेट्स सपोज़ देखो कि कंपनी है, उसको डिस्क्लोज़ करनी है इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोज़ करनी है इन्फॉर्मेशन, ये उस पे उसके रेगुलेटर ने ये चीज़ कंपल्शन लगाई है कि उसने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसको डिस्क्लोज़ करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर वो ये नहीं करते, तो इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा? वो कैसे ये चीज़ डिसाइड करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? बिकॉज़ जो इंटरनल लोग होते हैं, वो तो जानते हैं कंपनी के मामलात को। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे डोंट नो अबाउट इट। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है वो बहुत फ़ायदेमंद हैं, जो फॉलो की जाती हैं विद इन द कंपनीज़। अब जैसे इसमें भी ये बात थी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो डिस्क्लोज़र है, ये इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। और जब कंपनीज़ डिस्क्लोज़ करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल स्टेटमेंट्स के थ्रू, एज़ पर द डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब ये है कि हर कंपनी एक ही तरीकाकार, एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है, एक डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करती है, और अगर जो भी करती है, जितने अलाउड हैं, उनमें से एक ऑप्ट करती है, और जो ऑप्ट करती है उसको बताती है कि मैंने ये काम किया है। तो इससे क्या होता है कि फिर इन्वेस्टर्स की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती, क्रेडिटर्स की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती, ठीक है? कोई रॉन्गफुल डिसीजन करने से बच जाते हैं, और किसी तरह की अगर उन्हें ऐसा उस इन्फॉर्मेशन से, एनालिसिस से ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि कंपनी इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, या सूटेबल नहीं है, या हो सकता है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके नतीजे में कोई इसको हो सकता है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, 5 साल का अगर आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज की जो पीएसएक्स है, इसकी वेबसाइट पे जाएँ, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंटली ना डेटा पोर्टल पे आपको 4 साल का, 4-5 साल का डेटा ईज़िली मतलब पता चल जाता है। अगर मैंने किसी, लेट्स सपोज़ अगर आज मैंने सुबह शेयर में किसी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं जाके फटाफट से एक तो टेक्निकल एनालिसिस करूँगी, एक फंडामेंटल एनालिसिस करूँगी, और मैं करती हूँ ये। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस में मैं जल्दी से क्या करूँगी, कोई मैंने एक स्टॉक पिक किया, जैसे एफएफसी मैंने पिक कर लिया। एफएफसी की मैंने देखी ईपीएस पिछले 2-3 सालों की, वो पॉजिटिव है, वेरी गुड। मैंने उसकी ईपीएस ग्रोथ देख ली, वो पॉजिटिव है, वेरी गुड। चेक दूसरा क्राइटेरिया चेक मार्क है। फिर मैंने उसकी पी रेशियो देखी, वो पॉजिटिव है, परफेक्ट है, ये तो काम ही आसान हो गया। इसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में ये जो कंपनी है ये ओके है। फिर एक चीज़ जो मैं एडिशनली देख लेती हूँ, वो ये देख लेती हूँ कि क्या कंपनी डिविडेंड देती है, बिकॉज़ ये डबल फ़ायदा है। क्योंकि डबल फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज़ मेरा एनालिसिस में गड़बड़ हो जाती है, या मैं सही से प्रेडिक्ट नहीं अगर कर पाई टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल तो ठीक कर लिया, टेक्निकल में जाके मेरी से कोई गलती हो गई, तो मुझे ये पता होता है कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, बिकॉज़ मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, और मैं जो प्रॉफिट मुझे नहीं मिला, प्रिंसिपल भी सिक्योर रहेगा, और मुझे डिविडेंड भी मिल जाएगा। एक तो ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस, वो तो अलग ही कहानी है वो पूरी, फिर आप उसको टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देन यू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे बात यहाँ से शुरू हुई कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वन इंस्टेंट क्विकली मुझे अवेलेबल है। मैंने जाके 2 क्लिक्स पे अवेलेबल है, और मैंने जाके देखा, और मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग की। तो ये बेसिक सी बात है कि उसकी डेली प्राइसेस हों उसके शेयर्स की, उसकी ईपीएस हो, उसकी जितनी भी जो ज़रूरी बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट सारी की सारी वो डिस्क्लोजर की एक रिक्वायरमेंट है, कंपनीज हैव टू डू इट। सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, अगर ये ना होता और ये इम्प्लीमेंट, ये कंपल्शन ना होती, ये लॉ ना बना हुआ होता, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ना इम्पोज हुए हुए होते, तो ये दे वर नॉट सपोज टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज इसी के लिए तो उनको इतनी कहानियां करनी पड़ती हैं। समटाइम्स दे डू कॉस्मेटिक चेंजेस, हम पता नहीं क्या क्या तरीके करते हैं और फिर वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने का मकसद यही है कि वो फिर उसको एक चीज़ जब आ जाती है अगर सामने तो फिर ये हम पे है कि हम उसका कैसे एनालिसिस करते हैं। तो ये बात है। समटाइम्स लेट्स सपोज अगर मुझे ये पता लग गया कि ईपीएस इसकी जो है वो अच्छी है, तो मैं मुझे डायरेक्टर की रिपोर्ट पढ़ के पता चल जाता है कि क्या सूरत हाल है कंपनी। तो ये भी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, जो इन्वायरमेंट में न्यूज़ चल रही होती है वो भी मैटर कर रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन का, क्रेडिटर्स के लिए जो है वो प्रोटेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये बेसिक सी बात है, इससे वो बच जाते हैं कोई ऐसा डिसीजन करने के लिए जो उनके लिए फ्यूचर में नुकसानदेह साबित हो। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब डिफरेंट तरीकों से हम इसको स्टडी करेंगे। जो पहली हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन में किस किस्म की टाइप्स की कंपनीज आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। ये पहले तो मैं ये बता दूं कि अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पहले मतलब पार्टीशन से पहले की अगर एग्जांपल ही आप देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सेट्रा, ये वो कंपनीज होती हैं जो रॉयल चार्टर क्रिएट करता है। ठीक है, ये वो कंपनीज होती हैं जिनको मोनार्क जो है या जिनको जो किंग है या क्वीन है वो राइट दे रहा होता है कि आप अपना काम चलाएं। आपको पावर उनकी तरफ से दी जाती है, आपको काम करने की स्पेशल ऑर्डर उनकी तरफ से एक इशू किया जाता है, तो वो कंपनीज बन जाती हैं। तो ये बेसिक सी बात है। तो रॉयल चार्टर्ड ऑफ कंपनीज हैं ये, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बीबीसी है अभी तक, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अगर लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में ये नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का हम लॉ फॉलो करें, पाकिस्तान का कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 फॉलो करें। ठीक है, तो उस हिसाब से बाहर होती होंगी, यहाँ पे नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पे मोनार्की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरी जो इसकी टाइप है इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कैटेगरी वाइज चलेंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताई रॉयल चार्टर्ड कंपनी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं। स्टैट्यूटरी से इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टैट्यूट से निकला ये लफ्ज़ स्टैट्यूटरी, यानी कि अगर जिसको जो स्टेट लेजिस्लेटर या सेंट्रल लेजिस्लेचर उसकी बेसिस पे कोई एक्ट पास करके वो कंपनी बनाई गई हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, ये हुकूमत की वजह से ये जो लेजिस्लेचर पास हुआ है कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मे बी शायद पब्लिक ओन्ड कंपनीज जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स हो सकती है, दे आर लाइक स्टैट्यूटरी कंपनी। अच्छा, एक चीज़ मैं भी यहीं पे बताती चलूँ, हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो एक इस कैटेगरी में भी फॉल करी हो, दो एक कंपनी स्टैट्यूटरी भी हो और एक कंपनी पब्लिक भी हो सकता है एक कंपनी जो है वो प्राइवेट हो और किसी और टाइप में भी फॉल करती हो, तो इट कैन ये को एग्जिस्ट कर सकती हैं, टाइप्स को रिलेट कर सकती हैं, म्यूचुअली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं। हमारा इधर पर्पस सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्टैट्यूटरी कंपनी किसे कहते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर जो आपकी हुकूमत बनाती है उसको बोलते हैं जनाब स्टैट्यूटरी। और जो रॉयल चार्टर कंपनी होती है जिसको मोनार्क जो है वो पावर ग्रांट करता है किसी स्पेशल ऑर्डर के थ्रू बनाई जाती है, तो उसे आप बोलते हैं कि ये रॉयल चार्टर्ड कंपनी है। ठीक है, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कौन सी होती हैं? ऑल द अदर कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर दिस हेड। पहली चीज हमने पढ़ी स्टैट्यूट बनाया और वो स्टैट्यूटरी है ये। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वो उस दो बातों के अलावा जो बाकी जो कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंपनीज एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर दिस हेड। These companies come under the existence only after they register themselves, यानी कि एक तो वो चीज़ जो कंपनी गवर्नमेंट ने बना दी, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली वो बन गई। एक कंपनी है जो मोनार्क ने बना दी। इन दो को छोड़ के जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी आती हैं इसमें रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में। इन कंपनीज को एग्जिस्टेंस में आने के लिए अपने रेगुलेटर के पास जाके रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है जो कि कौन देता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। अब गूगल पाकिस्तान इसकी बात हो रही है, गूगल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। अब जो हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं कंपनीज की, ये बेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स
कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कौन सी कंपनीज किस किस टाइप की कंपनीज होती है। तो इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो कंपनी होती है जिसमें जो ये खैर लिमिटेड को तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँ। पहली चीज़ तो ये इसकी क्योंकि नाम है लिमिटेड आ रहा है तो यहाँ पे डिस्कस हो गया। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है एक, तो ये चीज़ एक चीज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, वो भी आगे आएगी, तो देन आई एलेबोरेट इट इन डिटेल। लेकिन बेसिक सी पब्लिक से मेरी मुराद ये, चूँकि ये विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स हो रही है, तो हम हमारा फोकस इसमें ये रखते हैं कि ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इज नीडेड टू फॉर्म द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। द कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल बाय द सेल ऑफ इट्स शेयर। अब ये जो सेल ऑफ शेयर है ना, इसकी वजह से ये पब्लिक है, क्योंकि ये अपने शेयर जनरल पब्लिक को सेल कर सकती है, तो इसलिए ये जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फिर दूसरी चीज़ ये इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो ये इसका मतलब है कि ये वर्ड्स को बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है कि पब्लिक क्या का क्या मतलब होता है, लिमिटेड का क्या मतलब होता है, और कंपनी तो इटसेल्फ हमने डिस्कस किया हुआ है। और इसमें विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स अगर देखा जाए तो वो फिर 7 मिनिमम है और मैक्सिमम आपके कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि लाइबिलिटी ऑफ द इट्स मेंबर इज आल्सो लिमिटेड। किस सेंस में लिमिटेड? इस सेंस में लिमिटेड कि अगर कब डिफॉल्ट हो जाता है, कंपनी क्रेडिटर्स को पे करने के काबिल नहीं रहती, तो उसके मेंबर्स की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको सीज नहीं किया जाएगा, इस हिसाब से ये लिमिटेड है। और जो दूसरी चीज़ है कि कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल बाय द सेल ऑफ इट्स शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। ये इस पर्सपेक्टिव में बताया है कि पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो इस तरह नहीं करती, अपने शेयर जो है वो पब्लिकली ऑफर नहीं करती। और शेयर होल्डर्स को भी, शेयर होल्डर्स वही होते हैं ना जो शेयर खरीदते हैं, जैसे वो पब्लिक ही होती है बेसिकली। तो ये बेसिक सी बात है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में तो ऑपरेट नहीं करते हैं, मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना। तो बेसिक सी बात है, ये इसमें डिस्कस किया गया है। जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में याद रहे कि ये हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें फोकस नंबर ऑफ मेंबर्स पे रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड का वही कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे डिस्कस किया, प्राइवेट का वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बात की कि प्राइवेट होती है, यानी कि उसमें जब हमने बात की तो हमने कहा था कि पब्लिकली वो शेयर्स को शेयर होल्डर को ऑफर करती है और वो खरीदते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो पार्टनर्स, ये जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो उनके बीच में ही रहते हैं शेयर्स। इसकी क्या लिमिट है? मोर देन 2, कम से कम 2 हों और 50 के अंडर हों, यानी कि 2 मिनिमम और मैक्सिमम 50, बस 50। उसमें तो अनलिमिटेड था ना, लेकिन इसमें 50 है। और लाइबिलिटी की जहाँ तक बात है, वो लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कंपनी को किस तरह से रजिस्टर करा है। ठीक है, ये बात भी इसमें ध्यान रखने वाली है। अनलाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड टू इट्स मेंबर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली बात। और जनरल पब्लिक का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उनको ऑफर ही नहीं किए जाते और वो सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात है बेसिकली। Private limited companies are exempted from many rules and regulations which are applicable to the public limited companies. For example, the need to file prospectus, because prospectus क्यों फाइल किया जाता है? जैसे आपके यूनिवर्सिटी में prospectus क्यों निकालते हैं? उसलिए निकालते हैं ना कि लोग पढ़ें और देखें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, हम कहाँ पे किस में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस निकालती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो जब शेयर्स ही नहीं पब्लिक ऑफर किए जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस का क्या फायदा? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को के लिए एग्जेम्प्टेड हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए मौजूद है, बिकॉज दे हैव मोर कॉम्प्लिकेटेड रोल। ठीक है, ये बात बताई गई है इसमें। ऑल्सो इट कैन स्टार्ट ऑपरेशन आफ्टर रिसीविंग जस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी फर्क है, वहाँ पे थोड़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए होता है। It is great option if you want the advantages of limited liability and yet you want greater control over your business. तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लें, बिकॉज पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये बेसिक सी होता है, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं पार्टनरशिप्स को, क्योंकि इसमें आप पर्सनली भी लाइबल होते हैं। अब अगर आप लेट्स सपोज डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आप, और अपने क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, तो पहली बात तो ये कि जो डिफॉल्ट कर गया, एक पार्टनर ने अगर डिफॉल्ट किया तो उसके भी आपको देने पड़ेंगे। अगर अल्लाह सपोज सबने डिफॉल्ट किया तो उनके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो बेच के फिर रिकवरी की जाएगी। तो ये दिस इज द थिंग, उसमें ये चीज़ होती है। अब जैसे मैंने 1% कंपनी की बात की थी, तो इसमें ऑब्वियसली एक ही बंदा होगा। ये हम मोड बात करें विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 1% कंपनी ओपीसी, ये जो है वो ये इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इट इज सिमिलर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कंपनीज एक्ट 2003 इंडिया इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव में उठाइए, कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस किया। 1% कंपनी भी होती है।
इट इज सिमिलर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप बट द ओनर शैल हैव लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही बात है कि इसमें भी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। और ये लायबिलिटी के लिमिटेड और अनलिमिटेड होने का ये एक सिंपल फ़र्क यही है कि उसमें आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं, अगर अनलिमिटेड है तो उसमें पर्सनल एसेट्स भी आपके लायबल हैं, और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी में आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको नहीं बॉदर किया जाता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मौजूद है, इनिशिएट वहाँ से हुआ था। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब ये लायबिलिटी पे देखते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर्स हो है या लिमिटेड बाय गारंटी है या क्या इसमें से नहीं हुआ। अब ये उस हिसाब से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स आती हैं कंपनीज की बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये डिपेंड करता है कि ये कब चीज़ अराइज होती है। ये अराइज होती है इन केस ऑफ लिक्विडेशन, या तो वो अपने पर्सनल, अगर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है या तो तब तो वो अपने पर्सनल एसेट से भी पेमेंट पूरी करेंगे। और अगर जो है वो वैसे तो पेमेंट हो जाती है, अगर आपके जो जब लिक्विडेशन होती है तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट टैप अप होती है जब, तो वो क्रेडिटर्स को पे ऑफर दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को पे ऑफर दिया जाता है। तो ये उस हिसाब उस वक्त ये चीज़ इन्वोक होती है, उस वक्त ये चीज़ एक्टिवेट होती है। तो ये तब देखा जाता है, उस वक्त ये चीज़ देखी जाती है कि कंपनी की लायबिलिटी है क्या। क्या ये अनलिमिटेड है, क्या ये लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, ये है किस तरह से, मेंबर्स किस तरह से कितनी हद तक लायबल हैं, उनसे हम कितने हद तक रिकवरी कर सकते हैं। तो ये तब ये चीज़ एक्टिवेट होती है। फिर देखते हैं वन, सबसे पहले कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। यानी कि अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो जितनी मैंने शेयर्स खरीदे हैं उतनी मेरी उतनी लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटीज में अगर देखा जाए तो इन दीज कंपनीज इन केस ऑफ लिक्विडेशन द शेयर होल्डर्स प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट। इसमें अगर एग्जांपल इसलिए नहीं मैंने यहाँ पर जिक्र किया, उसकी वजह ये है कि देखो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं उस वक्त। ये चीज़ अराइज भी तभी होती है जब आपकी कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जा रही होती है। तो इस तरह इसकी एग्जाम्पल उस तरह से तो आपको नहीं मिल पाएगी ओपनली, ठीक है। लेकिन स्टिल एक बात है कि इस कंपनी जो है नॉर्मली बाय लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, ये एक जनरल एक नोशन सा है। तो दूसरी चीज़ हमने बात की लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। लिमिटेड बाय गारंटी ये होता है कि वो पहले से ये चीज़ डिसाइड होती है डॉक्यूमेंट्स में कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो हम इतनी लायबिलिटीज़ को कवर करेंगे। और यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है शेयर्स पे कि जितने हमने शेयर्स हेल्ड किए हुए होंगे उतने हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं जहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती liability of the shareholders. In case of liquidation, they might have to pay even for their personal assets to cover the liabilities of the company. यही बात है बिल्कुल बेसिक जो हम स्टार्ट से मैं आपको बता रही हूँ कि लाइबिलिटी का जब भी बात आती है तो ये चीज़ की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसलिए बहुत इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वो अनलिमिटेड रखनी है। अगर आप देखें तो बैंक्स को नॉर्मली बैंक्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, मेजोरिटी कंपनीज की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। लिमिटेड जैसे प्राइवेट लिमिटेड आता है बैंक्स के आखिर में भी, अगर आप देखें जेएस बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, एमसीबी बैंक लिमिटेड, ये बेसिक सी बात है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द कंट्रोल के ओनरशिप की पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि कितना कंट्रोल है विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स की बात होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, अगर तो कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर जो है वो उनकी ओनरशिप रखती है, इसका मतलब है कि उसको कहेंगे ये होल्डिंग कंपनी है किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ये होल्डिंग कंपनी है। अगर किसी कंपनी के 50% से कम शेयर है दूसरी तरफ, अब ज़ाहिर है अगर इसे 51% शेयर होंगे तो ये होल्डिंग कंपनी ए है, और जो दूसरी कंपनी है वो फिर सब्सिडरी कंपनी होगी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है? द कंपनी हु शैल बी कंट्रोल्ड बाय द अदर कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये चीज़ नॉर्मली तब देखी जाती है जब मर्जर्स या एक्विजिशन में नॉर्मली देखी जाती है। एक्वायरर जो होता है उसके 51% शेयर होते हैं और जो जिसको एक्वायर किया जा रहा होता है उसके 49 होते हैं। तो ये सब्सिडरी और जो होल्डिंग कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट उस हिसाब से आप याद रखें। और एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी भी यही होती है जो जिसको ओन करती है होल्डिंग कंपनी, लेकिन इसमें और सब्सिडरी में फ़र्क ये होता है कि इसमें जो पर्पस होता है ना वो कंट्रोल करना नहीं होता। शेयर्स इस होल्डिंग कंपनी में अगर एक होल्डिंग कंपनी है एसोसिएट कंपनी की, तो एसोसिएट कंपनी के भी 49% शेयर्स होंगे और इसकी जो अगेंस्ट होल्डिंग कंपनी होगी उसके 51% शेयर होंगे। लेकिन इसका पर्पस ये नहीं होगा कि इसको कंट्रोल किया जाए, ये अपनी मैनेजमेंट और अपनी सारे काम खुद ही सेपरेटली करेगी। इसी एक बेस्ट एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की वो थी एसोसिएट कंपनी उबर, लेकिन बाद वो अपनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती रही एंड माइक्रोसॉफ्ट अलग डोमेन थी। किसी ने किसी को एक्वायर करके उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किया। अब जैसे देखा जाए अगर आपको याद हो एनआईबी का और मर्जर हुआ था
एमसीबी ने एक्वायर किया था एनआईबी को, तो एनआईबी को कंट्रोल किया था एमसीबी, तो बिल्कुल ही जो है वो ओवरकम कर लिया था उसने, एनआईबी तो कहीं भी ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। तो ये केस होता है, उसमें सब्सिडरी कंपनी होती है और एक एक्वायरिंग कंपनी होती है, लेकिन एसोसिएट कंपनी में ऐसा नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसमें सिर्फ उसका स्टेक होता है, नॉन कंट्रोलिंग, वो भी नॉन कंट्रोलिंग स्टेक होता है। ठीक है, तो ये बात है इसमें। जैसे ये देखो, मैंने भी यही बात ही बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 100 मिलियन इन्वेस्ट किए ऊबर टेक्नोलॉजीज में, उसमें फुट होल्ड तो आ गया उनका, लेकिन ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का यूजुअल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं था, वो जो इंडस्ट्री है वो सॉफ्टवेयर पर रिलायंस करती है, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ का मोड तो था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, लेकिन उसने अपनी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज नहीं की। ऊबर सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली उसको उसने कंट्रोल नहीं किया, वो खुद ऑपरेट करता रहा इंडिपेंडेंटली। तो ये बेसिक सी बात हमने की। अब देखते हैं कुछ स्पेशल कंपनीज हैं। स्पेशल कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं, वो क्या होती हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी नाम से पता चल रहा है कि 51% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का होगा, ऐसी कंपनी हो सकती है। फॉरेन कंपनी में ऑब्वियसली ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट हुई है और established its place of business within Pakistan called a foreign company. For example, जैसे मोबिलिंक है, जोंग है, बनी तो बाहर है लेकिन उनके ऑफिस पाकिस्तान में भी मौजूद है, उधर भी रजिस्टर हुए हैं, तो फॉरेन कंपनी के तौर पर रजिस्टर होते हैं। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली ये एनजीओ होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो इनका पर्पस क्या होता है कि प्रमोट करना, जैसे देखो डिफरेंट पर्पस लिखे हुए हैं, आर्ट है, साइंस है, एजुकेशन है, रिसर्च है, सोशल वेलफेयर है, डिफरेंट किस्म के उनके पर्पस होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उनको ये प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली तो ये बैंक्स को ही कहा जाता है, तो पब्लिक है इसलिए नाम के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, और जैसे नेशनल बैंक की एग्जांपल दी हुई है इसमें, तो ये बेसिक सी बात है इसमें। और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे तो प्राइवेट बैंक्स समझ लो, फाइनेंशियल है ना, तो फाइनेंशियल से इसलिए सिर्फ बैंक तक ही महदूद किया है इसको। पब्लिक है तो उसका मतलब है ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट होगा तो इज ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी जो है बताइए आपको कि विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल, विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कंपनीज, विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटीज, विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स, क्या क्या उसकी कैटेगरीज, क्या क्या टाइप्स जो है वो कंपनी की हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ जो मैं बतानी है वो ध्यान से सुनने वाली है, वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि रेगुलेटर कौन है। रेगुलेटर जो है, जैसे एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटीज़ का रेगुलेटर, स्कूल्स का, कॉलेजेस का कौन है, एचईसी है। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर स्टेट बैंक है। जैसे तो कंपनीज का रेगुलेटर कौन होगा, कंपनीज को कौन रेगुलेट करेगा, कंपनीज को रेगुलेट करेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये ना सिर्फ कंपनीज को रेगुलेट करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को भी करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी करता है, मुदारवा कंपनीज को भी करता है। ठीक है, तो ये इसके एम्बिट में आती हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हम ये पढ़ रहे हैं कंपनीज और हमें अपने रेगुलेटर का ही ना पता हो, तो ये बहुत अजीब सी बात है। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये क्या होती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट प्रोवाइड सर्टेन बैंक लाइक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके पास लाइसेंस नहीं होता एज अ बैंक ऑपरेट करने का। ये कमर्शियल जो ट्रांजैक्शंस है ना, जैसे कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, वो नहीं कर सकती। इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, बैंक लाइक एक्टिविटीज़ ही होती हैं, लेकिन इनके पास लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, they are not subject to the banking regulations and oversight by the federal and state authorities, जैसे कि ट्रेडिशनल बैंक्स को की जाती हैं। जिस तरह जो सख्ती जो एसओपीज ट्रेडिशनल बैंक्स के लिए फॉलो किए जाते हैं, वो इनके लिए नहीं फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें, और इनमें क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज में इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, मॉर्गेज लेंडर्स आ जाते हैं, मनी मार्केट फंड्स आ जाते हैं, ये डिफरेंट बीच में कैटेगरीज बताई हुई है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ जाते हैं, हेज फंड्स आ जाते हैं। ये हेज फंड्स वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल इंश्योरेंस कंपनीज, मॉर्गेज लेंडर्स भी बेसिकली बैंक ही हैं यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, और ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये बेसिक सी हमारी आज की डिस्कशन थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंपनी कितनी टाइप्स की होती है, और हमने उस पर एक अच्छी सी डिस्कशन की। तो इसमें कोई भी इशू हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं।